शाहरुख खान ने कतर में बंद पूर्व भारतीय सैनिकों को बचा लिया। जब नरेंद्र मोदी इन सब को बचाने में असफल हो गए तो उन्होंने शाहरुख खान से हस्तक्षेप करने को कहा। पिछले कुछ घंटों से इस तरह की बातें चर्चा में आई हैं। इस पर शाहरुख खान की तरफ से सफाई भी दी गई है, लेकिन सफाई देने के बाद लोगों ने पीएम मोदी को और तगड़े से आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है और क्या क्या कहा जा रहा है वो सुनने और समझने लायक है। उधर मोदी सरकार ने लोकतंत्र की अम्मा को 4 इंच और मोटा कर दिया है। एक नया कारनामा करके लोकतंत्र के बंटाधार की ये कहानी जरा ध्यान से सुनिएगा, टकटकी लगाकर सुनिएगा। इसके साथ ही आज आपको गुजरात मॉडल की एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर निश्चित ही आप कपार पीटने पर मजबूर हो जाएंगे कि हे भगवान, ये वही गुजरात मॉडल है जिसके भरोसे हम विश्वगुरु बनने चले थे। उधर चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने तर्कस में बचे हुए सारे तीरों को चलाकर वोटों की गोटी सेट करने और भौकाल का गुब्बारा खोलने की कोशिश की थी, मगर जिसके नाम का गुब्बारा फुला रहे थे उसी की बिटिया ने गुब्बारे में छेद कर दिया है और मोदी सत्ता से ऐसी ऐसी बातें कही है जिसकी कल्पना भी फलाने जी ने कभी की नहीं होगी। वहीं किसानों को लेकर झूठ के सौदागर मैदान में उतार दिए गए हैं और बदनाम करने का टारगेट दे दिया गया है। इसके साथ ही झूठों को पकड़ने के लिए मोहम्मद जुबैर भी मैदान में उतर गए हैं। कुछ झूठ जुबैर ने पकड़ा है जिन्हें हम आपके सामने रखेंगे और सबसे तगड़ी चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के सबसे बड़े फेलियर की। ऐसा फेलियर, ऐसा धोखा, या कह लीजिए कि ऐसी आंख मिचौली जो यदि जन जन तक पहुंच जाए तो सैलाब आ जाए। इसके अलावा कुछ और पहले बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी के 5 साल के सबसे बड़े फेलियर की। और सिर्फ 5 साल ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनने की इच्छा पैदा होने के बाद से उन्होंने जो सबसे बड़ा वादा किया था, जो सबसे बड़ी गारंटी दी थी, उसकी फेलियर की चर्चा करेंगे। याद करिए, एक वक्त में नरेंद्र मोदी भाषण दिया करते थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। एक तरफ हिंदुत्व का कार्ड और दूसरी तरफ राष्ट्रवाद का तड़का। अन्ना आंदोलन और रामदेव के झूठे दावों और वादों की बदौलत कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश के तहत लगाए गए आरोप तथा निराधार घोटालों की खबरों ने नरेंद्र मोदी के लिए जबरदस्त माहौल तैयार किया। मगर यह सब कुछ 2014 के चुनाव के वक्त की बात थी। 2019 में ये सारे मुद्दे लगभग ठंडे बस्ते में थे। तगड़ा मुद्दा था पुलवामा यानी राष्ट्रवाद। आज 14 फरवरी है 2024। ठीक 5 साल पहले आज ही के दिन पुलवामा की घटना हुई थी जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। 40 परिवारों में मातम छाया और उन 40 परिवारों का मातम पूरे देश में पसर गया। हम सब जानते हैं कि हर एक भारतीय अपनी सेना और अपने सैनिकों से कितना प्रेम करता है, उनके प्रति कितना सम्मान रखता है। और जब बात देश की सेना पर हमले की आ गई और उसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने हमला करने वालों को चुनौती दी, धमकाया और फिल्मी स्टाइल वाले भाषण दिए, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह के दावे किए गए, उन सब ने गोदी मीडिया को मसाला दिया और गोदी मीडिया ने उस मसाले से राष्ट्रवाद का जबरदस्त जायका तैयार किया। ऐसा जायका जिसका स्वाद सबके सर चढ़कर बोलने लगा। उस वक्त हालात ऐसे थे कि पुलवामा से संबंधित कोई भी सवाल उठाने पर, चाहे वो लाख वाजिब सवाल हो, हर सवाल पूछने वाले को देशद्रोही बता दिया जाता था। हालांकि ये काम भाजपा के लोग आज भी करते हैं, गोदी मीडिया आईटी सेल आज भी करता है, मगर उस वक्त का माहौल दूसरा था। उस वक्त बड़े बड़े जानकार भी सवाल उठाने से डरते थे, बचते थे, क्योंकि राष्ट्रवाद का तड़का ऐसा लग गया था जो सवालों को बर्दाश्त करने में बिल्कुल भरोसा नहीं रखता था। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया, राष्ट्रवाद का वो तड़का फीका पड़ता गया है और अब इस कदर फीका पड़ गया है कि सवाल बनकर खड़ा हो गया है। खासकर सवाल और मजबूत तब हो गए जब उस वक्त में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर संगीन आरोप लगाए। एक इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने साफ साफ कहा कि जब यह घटना हुई तब प्रधानमंत्री मोदी पार्क में फोटो खिंचवा रहे थे। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन फोन नहीं लगा। फोटो शूट पूरा होने के बाद, कई घंटे गुजरने के बाद मोदी ने मुझे फोन किया। मैंने उनसे कहा कि पुलवामा में जो हुआ हमारी गलती से हुआ, तो मोदी ने मुझसे इस मामले पर चुप रहने को कह दिया। बाद में अजीत डोभाल जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने भी फोन करके मुझे इस मामले पर चुप रहने को कहा, कहीं कुछ न बोलने को कहा। और तब तक मैं कुछ मीडिया चैनलों से ये बात कह चुका था, ये बात बोल चुका था कि जो हुआ वो हमारी गलती से हुआ। इस तरीके की तमाम खबरें आई जिनमें कथित तौर पर यह आरोप लगा कि सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ जहाजों की जरूरत थी। इन जहाजों को पाने के लिए मंत्रालय में एप्लीकेशन भेजा गया था, लेकिन वो लेटर महीनों तक पड़ा रहा, सड़ता रहा। मोदी सरकार ने जवानों को जहाज नहीं दी। बाद में मजबूरन उन्हें सड़क मार्ग से जाना पड़ा और सड़क पर भी जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की जाती है वो नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। सत्यपाल मलिक ने और भी बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि यदि सीआरपीएफ ने मुझसे 5 जहाज मांगा होता तो मैंने दे दिया होता। इन जवानों की शहादत पूरी तरह से सरकार का फेलियर था, सरकार की कमियों से, गलतियों से और लापरवाहियों से हुआ। वहीं इस हमले को लेकर भी बहुत सारे लोग अलग अलग साजिशों की बात करते हैं। बार बार यह सवाल उठता है कि यदि यह साजिश नहीं थी तो फिर ईमानदारी से इसकी जांच क्यों नहीं हुई। सोच कर देखिए, फरवरी 2019 की घटना में चार्जशीट लगते लगते 3 साल बीत गए।
और 16 जनवरी 2022 को एनआईए ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की, मगर अब तक इस मामले में कुछ भी ठोस तरीके से सामने नहीं आया। पूरा देश ये जानना चाहता है कि सत्यपाल मलिक के आरोपों में यदि सच्चाई है तो फिर 40 जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार कौन है, और यदि सत्यपाल मलिक झूठ बोल रहे हैं तो मोदी सत्ता ने खुलकर इस बात का विरोध क्यों नहीं किया, इसका खंडन क्यों नहीं किया और मलिक पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इस तरीके की चुप्पी बताती है कि कहीं न कहीं दाल में बहुत कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। याद करिए किस तरीके से देश भर में घूम घूम के प्रधानमंत्री मोदी ने सैनिकों की शहादत पर वोट मांगा था। कह रहे थे कि फर्स्ट वोटर से अपील करना चाहता हूं, क्या पुलवामा में शहीद हुए हमारे सैनिकों के नाम पर वोट मिल सकता है क्या। यानी जो प्रधानमंत्री सैनिकों की शहादत पर घूम घूम कर देश भर में वोट मांगता है, 5 साल गुजरने के बाद भी और इतने सारे गंभीर आरोप लगने के बाद भी कोई जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती, किसी को सजा नहीं मिलती, कोई जिम्मेदार ठहराया नहीं जाता। सत्यपाल मलिक ने जब इस तरह की बातों को सामने रखा तब इस घटना में मारे गए सैनिकों के परिवार वाले बौखला गए। वो लोग सरेआम कहने लगे कि मलिक के खुलासे से उनके इस विश्वास की पुष्टि होती है कि पुलवामा हमला सरकार द्वारा रचा गया एक राजनीतिक स्टंट था। वैसे भी 14 फरवरी और उसके बाद महीनों तक जिस तरीके से गोदी मीडिया और आईटी सेल ने देश भर में राष्ट्रवाद का तांडव किया था और अर्नब गोस्वामी का जो कथित व्हाट्सएप चैट लीक हुआ था उसमें भी इस मामले का इशारों में जिक्र था, उन सब को ध्यान में रखने के बाद किसी को भी यह संदेह पैदा हो सकता है कि यह घटना कैसे हुई या करवाई गई या फिर होने दी गई। ट्विटर पर सत्यपाल मलिक ने शहीद हुए 40 जवानों की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा है कि सत्ता के लालची भेड़ियों ने 5 साल पहले आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले में हमारे 40 जवानों को अपनी वोटों की राजनीति की खातिर मरवा दिया था। पुलवामा हमले में शहीद सीआरपीएफ के अमरवीर जवानों को कोटि कोटि नमन। कांग्रेस ने भी इस मामले पर सवाल किया है, पूछा है कि पुलवामा हमले में इस्तेमाल हुआ 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया। मोदी सरकार ने सीआरपीएफ को एयरक्राफ्ट देने से मना क्यों किया। बटालियन के जाने से पहले सड़क मार्ग सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया। यह हमला किसकी नाकामी से हुआ। इन सवालों के जवाब पीएम मोदी को देने चाहिए, लेकिन वो हमेशा की तरह खामोश है। 5 साल में पुलवामा मामले में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने कोई सफाई नहीं दी और दूसरी तरफ चीन किस तरीके से कथित रूप से भारतीय जमीनों पर कब्जा कर रहा है और कैसे कैसे नरेंद्र मोदी की सत्ता के दौरान 1962 के अमर शहीद मेजर शैतान सिंह का स्मारक तोड़कर हटाया गया। इसी मोदी सरकार में ये सब आप देख रहे हैं। तो अब ये सवाल है कि राष्ट्रवाद की जो गारंटी नरेंद्र मोदी गुजरात से लेकर आए थे, निकले थे, क्या वो पूरी तरह से फेल नहीं हो चुकी है, सवालों के घेरे में नहीं आ चुकी है। क्या इन मुद्दों पर देश भर के तमाम विपक्षी दलों और आम जनमानस को खुलकर सवाल नहीं करना चाहिए। अब गुजरात की बात हो ही रही है तो एक और मामला देख लीजिए। साल 2014 के चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर और गोदी मीडिया पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में 24 घंटे गुजरात मॉडल पेश किया जाता था, बेचा जाता था। विदेशों की तस्वीरें उठाकर दिन रात ठेली जाती थी, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता था। लंदन, पेरिस जैसे शहरों की तस्वीरों को उठाकर उस पर गुजरात का नाम लिख दिया जाता था। बहरहाल वो समय बीत चुका है, लेकिन अभी के गुजरात मॉडल की एक तस्वीर देख लीजिए। एबीपी न्यूज की इस खबर के अनुसार गुजरात के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भयंकर कमी है और खुद सरकार ने बताया है कि राज्य के 32,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों में से 1606 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें मात्र एक ही टीचर है। यानी गुजरात में 1606 ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जो एक अध्यापक के भरोसे चलते हैं, यानी 5 कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने वाला सिर्फ एक अध्यापक। हालांकि यह स्थिति सिर्फ गुजरात की ही है, यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। राम राज्य से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों में ढूंढेंगे तो बहुत सारा एग्जाम्पल मिल जाएगा, लेकिन इन राज्यों को किसी ने मॉडल बनाकर बेचा नहीं। जिस तरीके से गुजरात मॉडल बेचा गया, और गुजरात मॉडल की हकीकत यह है कि वहां का बच्चा कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक एक मास्टर के भरोसे है हर एक सब्जेक्ट के लिए। वैसे भी जब सारी डिग्रियां लेने के बाद भी जय श्री राम बोल के कहीं लड़की छेड़नी है, कहीं आग लगानी है, कहीं दंगा करना है, यानी एक ही सब्जेक्ट पर काम करना है, तो 12 सब्जेक्ट का 12 टीचर रखने का क्या फायदा। अब जरा लोकतंत्र की मोटाई भी देख लीजिए, किस तरीके से मोटा हो रहा है। आपको याद होगा विवादास्पद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जिसमें हाल ही में संशोधन किया गया, उसका इस्तेमाल करते हुए द कारवां को खुली धमकी दी गई है सरकार की तरफ। कारवां वो मैगजीन है जो गर्त में छुपी हुई या फिर छुपाई हुई खबरों को ढूंढ कर निकालती है। इनकी रिपोर्ट बड़ी लंबी चौड़ी होती है और गहनता से बनाई हुई होती है, बाकायदा रिसर्च करके रिपोर्ट जारी करते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूंछ से खबर आई थी कि कथित रूप से सेना के जवानों ने जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों को उठा लिया था, उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। उसका कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में द कारवां ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। पत्रकार जतिंद्र कौर ने इसमें एक लेख लिखा था जिसका टाइटल था इन क्राइम्स ऑफ द आर्मी पोस्ट। सेना से जुड़ी हुई यह खबर बड़ी चर्चा में थी। आरोप लगा कि सेना के लोगों ने कथित तौर पर जम्मू कश्मीर के 3 लोगों को टार्चर करके मार डाला। अब इससे संबंधित जो रिपोर्ट कारवां में छपी थी उसको हटाने के लिए केंद्र सरकार ने उस आईटी अधिनियम का इस्तेमाल किया है जिसके बारे में सीधे सीधे कहा जा रहा है कि यह प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है। यह भी कहा गया कि यदि आपने 24 घंटे के भीतर इस रिपोर्ट को हटा नहीं लिया तो फिर आपकी वेबसाइट को ही हटा दिया जाएगा। कारवां का कहना है कि हम इस मामले को लेकर अदालत में जाएंगे, यानी आपकी कोई रिपोर्ट यदि सरकार को असहज करती है, पसंद नहीं आती है, पोल खोलती है, तो इसी तरह से नियमों का दुरुपयोग करके, कानूनों का प्रयोग करके
उसे हटाया जाएगा। यदि आपने रिपोर्ट नहीं हटाई तो आपकी वेबसाइट ही हटा दी जाएगी। सरकार जो चाहे वो कर सकती है। कल को किसी भी चैनल को, यूट्यूब को या फेसबुक को, कहीं भी किसी को भी हटाया जा सकता है। इसीलिए जब भी ऐसे नियम कानून आए तो उसका खुलकर विरोध होना चाहिए। बाकी ये बात तो जग जाहिर है कि यदि गैर कानूनी कार्यों को करने के लिए कानून बनाना है तो कैसे बनाया जाता है और कैसे कानूनों का प्रयोग करके गैर कानूनी कार्य किए जाते हैं, ये सीखना हो तो मोदी सत्ता से सीख लीजिए। याद करिए, जिन 3 कृषि कानूनों को लेकर देश के किसानों ने पिछली बार इतना जबरदस्त आंदोलन छेड़ दिया था, यदि वो लागू हो गए होते, किसानों ने विरोध नहीं किया होता तो क्या होता। हालांकि नरेंद्र मोदी पर खुलेआम ये आरोप बार बार लगता है कि उन्होंने जबानी रूप से किसानों से वादे तो बड़े बड़े कर दिए, आंदोलन खत्म करा दिया, लेकिन वादे ही रह गए, पूरे नहीं हुए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कई लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की। इसमें एक नाम MS स्वामीनाथन का भी था, जिन्होंने देश के किसानों के लिए MSP लागू करने जैसी सिफारिशें की थी। इसके साथ ही चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया। मगर इन दोनों ही ऐलान के पीछे राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सीधे सीधे टारगेट किसानों को बांटने का है, ताकि कुछ किसान भारत रत्न के नाम पर मोदी का गुणगान करने लगे, जयंत चौधरी जैसे लोग भाजपा के साथ आ जाए। बाकी यदि किसी को किसानों से लगाव होता तो वो किसानों की राह में कीले थोड़ी ठोकवाता, उन पर गोली थोड़ी चलवाता, किसानों की खून थोड़ी बहाता। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि एक तरफ तो स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर सरकार भौकाल का गुब्बारा फुलाना चाहती थी, लेकिन MS स्वामीनाथन की बेटी ने ही उस गुब्बारे में छेद कर दिया है। और जो कहा है उसे जरा ध्यान से सुनिए। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कथित रूप से भारत सरकार के ही एक कार्यक्रम में उन्होंने किसानों के हक में आवाज उठाई है और कहा है कि किसानों को अन्नदाता कहा जा रहा है, लेकिन पंजाब के बहुत सारे किसान दिल्ली आना चाहते हैं और खबरों के अनुसार उनके लिए जेलें तैयार की गई हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और भी बहुत सारी चीजें उन्हें रोकने के लिए की जा रही हैं। ये किसान है, कोई अपराधी नहीं। आप सभी से अपील है कि अन्नदाताओं से बातचीत करने की जरूरत है, उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक न किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि हमें सच में MS स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि देनी है तो किसानों की समस्या का हल निकालना होगा, उन्हें मानना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी। यानी एक तरफ मोदी सरकार किसानों के हक की बात करने वाले स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर अपनी पीठ थपथपाना चाहती है, मगर उनकी बेटी ने ही तगड़ा वाला तमाचा मार दिया है और कह दिया है कि किसानों को क्रिमिनल न समझा जाए। उधर MSP की गारंटी को लेकर कांग्रेस ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि हमारी सत्ता आएगी तो हम किसानों की MSP के लिए गारंटी कानून बना देंगे। वहीं कांग्रेस ने किसानों के मसले पर यह वाला पोस्टर भी जारी किया है, जिसमें मोदी को अडानी के लिए कालीन बिछाते हुए दिखाया गया है और किसानों के लिए कील। किसानों के खिलाफ सत्ता जो कर रही है उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। लोग बार बार सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस देश का किसान अपनी राजधानी दिल्ली में क्यों नहीं जा सकता? क्या दिल्ली किसी की बपौती है? वहीं किसानों को लेकर फर्जी लोग एक्टिव हो चुके हैं, तरह तरह की फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं, पुरानी तस्वीरें और वीडियोज वायरल करके किसानों को बदनाम करने की साजिशें की जा रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर है जहां पर एक गाड़ी पर कुछ किसान बैठे हुए हैं। रवि भदौरिया नाम का कोई व्यक्ति इसे शेयर करते हुए 4 करोड़ की मर्सिडीज बता रहा है और तंज कर रहा है कि 4 करोड़ की मर्सिडीज में गरीब अन्नदाता आ गए हैं रोड जाम करने, बाकी जाके अपनी भैंस चलाओ। इस पर ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर लिखते हैं कि एक अनौपचारिक IT सेल सदस्य के भ्रामक ट्वीट को 5000 रीट्वीट मिला है। कुछ साल पहले भी भाजपा सदस्यों द्वारा झूठे दावे के साथ वायरल की गई थी कि ये अजीब है, 1.5 करोड़ की मर्सिडीज बेंज है, लेकिन ये फोर्स मोटर्स की SUV गुरखा है। ऑल्ट न्यूज ने आनंदपुर के रहने वाले मनप्रीत सिंह से बात की थी। वो एक बिजनेसमैन है और उनके परिवार के सदस्य किसान हैं। मोहम्मद जुबैर ने अपनी 2020 वाली फैक्ट चेक रिपोर्ट सामने रखी है। देखते जाइए, किसानों को बदनाम करने के लिए अभी और बहुत सारे षड्यंत्र सामने आएंगे। हमने कई दिन पहले ही कहा था कि किसानों के खिलाफ गोदी मीडिया समेत IT सेल को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। तरह तरह की झूठी चीजें परोसकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाएगी और इस बार और ज्यादा खतरनाक तरीके से की जाएगी, क्योंकि इस बार माहौल चुनाव का है। 2024 चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी की जो अग्नि परीक्षा होने वाली है, इस बार सवाल सिर्फ कुर्सी का ही नहीं है बल्कि साख का भी है। ऐसे में किसानों ने मोर्चा खोल रखा है तो फिर किसी भी हद तक जाया जा सकता है। वहीं किसानों और जाट के मामलों में इन दिनों उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ भी लोगों के निशाने पर हैं। लोग पूछ रहे हैं कि कुछ दिन पहले तो अपनी जात याद कर रहे थे, खुद को जाट बता रहे थे, और अब जाट किसान अपने हकों की मांग कर रहे हैं तो जात भूल गई क्या अब आपको अपनी जाति याद नहीं आ रही है? जब मोदी सरकार इस तरीके से किसानों के बारे में झूठ फैला रही है, उनके साथ बर्बरता कर रही है, उनके ऊपर ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराए जा रहे हैं, कथित रूप से गोलियां भी चलवाई गई हैं, न जाने कितने किसानों का खून बहाया जा रहा है, क्या ये सब कुछ जगदीप धनखड़ को नहीं दिख रहा है? क्या अब उन्हें अपनी जाति नहीं याद आएगी? क्या जगदीप धनखड़ सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक जाट है? पिछले दिनों ये व्यक्ति भी खूब चर्चा में था। नाम है अनिल मसीह। भारतीय जनता पार्टी को एक मेयर का चुनाव जिताने के लिए मसीहा बनने चला था, लेकिन कैमरे में रिकॉर्ड हो गया।
आप सबने देखा था किस तरीके से ये कथित रूप से विपक्ष के वोटों को खराब कर रहे थे जनाब। और जब कैमरे की याद आई तो कैमरे की तरफ उसी स्टाइल में देख रहे थे जैसे कोई चोर चोरी पकड़ाते समय देखता है। मैं सिर्फ देखने की स्टाइल की बात कर रहा हूं। इन्होंने चोरी की या डकैती की या फिर कुछ और किया या फिर कुछ भी नहीं किया, इसका ठप्पा नहीं लगा रहा हूं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन मामला उधर सुप्रीम कोर्ट में है, इधर भारतीय जनता पार्टी ने चुपके से अनिल मसीह का नाम पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से हटा दिया है। यानी ये व्यक्ति भाजपा में भयंकर तरीके से भीतर तक जुड़ा हुआ था और अब इसे बाहर कर दिया गया है। वैसे आप लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को कभी सजा नहीं देती, वो भी इतने ईमानदार लोगों को। वो सजाती है, सजा नहीं देती, सजाती है फूल माला से। भले ही अनिल मसीह को आज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से हटा दिया गया है, लेकिन लिख कर रख लीजिए, इन्होंने भाजपा की मजबूती के लिए जितनी मेहनत की है, लोकतंत्र को जितना मजबूत किया है, उसका इनाम इन्हें जरूर मिलेगा। अनिल मसीह की कोई गलती थोड़ी न थी, गलती तो सीसीटीवी की थी जिसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। आइए अब बात शाहरुख खान की कर लेते हैं। कतर में नौसेना के 8 पूर्व सैनिक जेलों में बंद थे। उनका यह मसला सालों से चल रहा था। शुरुआत में सरकार का सन्नाटा नजर आया। इन सैनिकों को जब सजा सुनाई गई तो देश भर में सवाल उठने लगे। हमने भी कई वीडियोज में चर्चा की थी। अब इन सैनिकों के छोड़े जाने की खबर आई है। भाजपा के ही वरिष्ठ नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कुछ ऐसे ट्वीट किए जिसके आधार पर यह कहा गया कि मोदी सरकार जब आधिकारिक तौर पर अपने सैनिकों को छुड़ाने में नाकाम रही तो उसने शाहरुख खान से मध्यस्थता करने की बात कही और शाहरुख खान की बात मानकर कतर के मुखिया ने भारतीय सैनिकों को रिहा किया है। इसी बीच कतर के प्रधानमंत्री से शाहरुख खान की मुलाकात की यह तस्वीर भी सामने आई, मगर शाहरुख खान के ऑफिस ने इन दावों को झुठला दिया। उन्होंने साफ कहा कि भारतीय सैनिकों की रिहाई में उनका कोई योगदान नहीं है। लेकिन शाहरुख खान की इस बात के सामने आने के बाद चर्चा और ज्यादा बढ़ गई है। लोग कह रहे हैं कि यही तो शाहरुख की असली खूबसूरती है कि वो फर्जी क्रेडिट लेने के पीछे नहीं भागते। और यहां तो क्रेडिट लेना भी नहीं था, लोग यूं ही उठाकर दे रहे थे, फोकट में शाहरुख खान चर्चा में आ रहे थे, मगर फिर भी उन्होंने इन खबरों का खंडन किया। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि एक हमारे विश्व गुरु हैं जिनके बारे में झूठा भौकाल बनाया जाता है कि फोन करके रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिए। देश के गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सरेआम मंच पर खड़े होकर झूठ बोलते हैं और एक ही झूठ बार बार बोलते हैं। और झूठ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खुद सरकार के बड़े अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने किसी को फोन करके युद्ध वगैरह नहीं रुकवाया। यानी एक तरफ झूठ बोलकर क्रेडिट लेने की कोशिश और एक तरफ फ्री में मिल रही क्रेडिट को भी नकारने का काम। ऐसा लग रहा है शाहरुख खान ने प्रधानमंत्री मोदी का वो नारा नहीं सुना था, आपदा में अवसर। ध्यान से सुने होते तो अवसर का लाभ उठाते। जैसे प्रधानमंत्री ने कोरोना के आपदा में पीएम केयर का अवसर उठा लिया, देश भर से पैसा मांग लिया, लेकर बैठ गए। जब हिसाब मांगा जाता है तो कहते हैं कोनो सरकारी फंड थोड़ी ना है, दे दिया भूल जाओ। बाकी आज की तारीख में पुलवामा के शहीदों को याद करने का वक्त है, और सिर्फ याद करने का नहीं बल्कि सवाल करने का वक्त है। जिम्मेदार लोगों को कटघरे में खड़े करने का वक्त। वहीं जिस तरीके से किसानों को रोकने के लिए सरकार एक्टिव है, जितनी फोर्स लगाई जा रही है, लोग कह रहे हैं कि काश इतनी ही पुलिस फोर्स मणिपुर भेज दी गई होती वहां का दंगा रोकने के लिए, तो आज सैकड़ों लोग जिंदा होते, मणिपुर शांत होता, अपने देश का एक राज्य जल नहीं रहा होता। बाकी इस मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।